हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और आज हमने शुरू किया है अपना सुसाइड का पॉडकास्ट सीरीज़, क्योंकि ये एक एपिसोड में समा जाए इतनी छोटी बात नहीं है और सिर्फ अंग्रेज़ी में बोला जाए वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हिंदी में, ये सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड है और मैं अपने फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करूँगी, पर हिंदी में यही कहना चाहूँगी, जो अपने दिल की बात है उसको रखना चाहूँगी। और बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि इंडिया का मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बोला है अपने फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में कि मैंने यूएस के स्टेटिस्टिक्स तो बता दिए, पर मैं इंडिया के स्टेटिस्टिक्स नहीं बता रही। ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया के स्टेटिस्टिक्स निकाले नहीं हैं, मैंने निकाला है, पर हैरानी वाली बात तो यह है कि 2022 तक का डेटा मिला, 23 और 24 का डेटा नहीं मिला। फिर वो जो डेटा है उसके हिसाब से कुछ स्टेट्स का नाम ऊपर आता है, सारे स्टेट्स का नाम ऊपर नहीं आता। उसके बाद जो नंबर है वो कुछ ऐसा कहते हैं कि 9 लोग 1 लाख लोगों में 9 लोग सुसाइड करते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी डेटा पॉइंट और स्टेटिस्टिक्स से सहमत नहीं हूँ इंडिया की, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मर्डर को सुसाइड बता दिया जाता है, बहुत सारे केसेस में प्रोवोकेशन को सुसाइड बता दिया जाता है कि मैं आपको इस हद तक डरा दूं या धमका दूं कि आप अपने आप को मार लें, उसको सुसाइड बता दिया जाता है। बहुत हद तक हम अपनी इज्जत के लिए सुसाइड रिपोर्ट नहीं करते, हम उसको हार्ट अटैक और ये और वो करके ख़त्म कर देते हैं। तो मैं इस स्टेटिस्टिक से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी सुसाइड का जिक्र आता है तो लोग सहम से जाते हैं, घबरा से जाते हैं। इवन जो मैंने हैशटैग यूज़ किया है, आई वॉन्ट टू डाई, मुझे मरना है, उसको सुन के लोग शायद घबरा जाएं कि ये क्या कहना चाहती हैं, क्या ये मरने वाली तो नहीं, क्या ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो यस, मुद्दा तो यही है, पर्पस तो यही है कि डर लगना चाहिए। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम कितना डरते हैं, पर उसके पहले हम उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया कई सालों से पुकार रहा है और कह रहा है कि इतने सुसाइड्स होते हैं, इतने लोग अपनी जान लेते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, पर हम शायद कोई गहरी नींद में सो रहे हैं। और अभी मैं जब ये एपिसोड बनाने ही लगी थी तो मैंने यूपी का एक न्यूज़ सुना कि मेटा के साथ कोलैबोरेट करके जैसे ही सोशल मीडिया में कोई कुछ सुसाइड रिलेटेड हिंट भी दे रहा है तो यूपी पुलिस उस तक पहुंच के उसको रोक रही है और सुसाइड होने से उन्हें बचा रही है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के, पर डाउट है मुझे कितना सक्सेसफुल होगा ये कैंपेन। और मैं भी देखना चाहती हूँ, मुझे भी कोई कॉल वॉल आता है क्या दिल्ली या हरियाणा से। तो मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि ना ज़िंदगी एक मजाक सा ही बन गया है। जब हम दुखी होते हैं ना तो कोई हमारे दुख को नहीं पूछता, पर जब हम एक बार बोलते हैं कि हम मरने वाले हैं तो भी नहीं पूछता, लेट मी टेल यू, तो ये कह दिया जाता है तो पागल है। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब किसी ने सुसाइड किया या करने की कोशिश करी तो उसको पागल करार दिया गया, या जो हम कहते हैं गैस लाइटिंग, या अगर आपका फेवरेट टॉपिक रहा हो नार्सिस्टिक टेंडेंसीज, तो नार्सिसिज्म में ये बोला जाता है कि एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको ऐसे कटघरे पे ला खड़ा करता है जहाँ पर आप कुछ और देख ही नहीं सकते। आप उसकी आंखों में ही अपने जीवन का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उसकी हाँ से आप चलते हैं, उसके ना पे आप दुखी हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। और
वो इस हद तक आपके जीवन को रूल कर रहा है कि आप, सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्लो पॉइजन या वो किसी कहते हैं ना कि कोई ऐसा ड्रग दे दिया जाए जिससे आपको कोई मेंटल इलनेस हो जाए, ये उससे भी बड़ा वाला गैसलाइटिंग है कि चुपके से आपको कोई दवाई नहीं दी जाए पर आपको एक मेंटल डोज दे दिया जाए कि एक बहुत बड़ा आलीशान घर हो या एक 2 कमरे का एक घर हो चाहे, पर मैं आपको ऐसे वो कहते हैं ना मनमुग्ध कर दूं, मंत्रमुग्ध कर दूं या हिप्नोटाइज कर दूं कि इस हद तक कर दूं कि मैं आपको बोलूं कि अभी तो रात है तो आप बोलें कि हाँ रात ही है, या मैं आपको बोलूं अभी तो मैं उल्टी लटकी हुई हूँ तो आप बोलो हाँ तुम उल्टी ही तो लटकी हुई हो। तो ये जो एक कंडीशन आ जाता है ना हमारी लाइफ में, तो हम इतने हर्ट हो जाते हैं जब हमको उस इंसान का वैलिडेशन नहीं मिलता, जब वो इंसान हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं देता या जब वो इंसान सराहना नहीं करता हमारी किसी चीज़ की, तो हम इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम सुसाइड कमिट कर सकते हैं। अब दूसरा एक और स्टेटस है जहाँ पे जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और उसको पूरी दुनिया अच्छा बोल रही है, पर जब वो कुछ भी अच्छा करने जाता है अपने घर में या परिवार में तो उसको इंसल्ट तो किया ही जाता है, उसकी सुनी नहीं जाती, उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है और टू दी पॉइंट कि हम चलते फिरते कुछ भी एक ऐसा लाइन बोल देते हैं जो उसके दिल को चुभ जाता है क्योंकि वो बहुत ही एक सेंसिटिव इंसान है। उस केस में भी जब वो बाहर जाता है वो इंसान और उसको बहुत तारीफ भी मिलती है तो उसको वो तारीफ रास नहीं आती क्योंकि उसको लगता है अरे मैं तो इतना बड़ा मूर्ख हूँ, ये लोग कैसे मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे होंगे। तो उस तरीके से वो इंसान मैनिपुलेट हो रहा है, दुखी तो है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, बहुत निराश पूर्वक है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि इससे छुटकारा मिले तो मिले कैसे। और तीसरा जो एक सिनेरियो होता है, एक वो होता है जिसमें जो एक इंसान है उसको वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने वो खामोशी मूवी देखी, पुरानी वाली खामोशी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हेमंत कुमार का गाना भी है, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है। तो उसमें वहीदा रहमान होती हैं नर्स और राजेश खन्ना पेशेंट बनकर आते हैं और वो उनको हेल्प कर रही हैं ठीक होने में, और राजेश खन्ना को धोखा मिला है। तो ज़िंदगी में लोगों को बहुत धोखा मिलता है, तो बहुत लोग उस धोखे से इतना डर और सहम जाते हैं। जैसे कि हम एक बार गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि बहुतों का एक्सीडेंट हुआ है और वो वापस से गाड़ी चला रहा है। हम वहीं रुक जाते हैं, हम बोलते हैं हम तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, ओह गाड़ी को देखते ही हमें पैनिक अटैक आ रहा है, हम एंग्शियस हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से राजेश खन्ना इतना धोखा खाए हैं एक ही लड़की के प्यार में कि वो पागल हो गए हैं और वो आ गए हैं मेंटल असाइलम। और वहाँ पे वहीदा रहमान एक बहुत ही बेहतरीन नर्स हैं जिनको जो डॉक्टर साहब हैं वो ये केस देते हैं और उनको ये पता होता है कि इस इंसान को ठीक करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, सच्चा प्यार। तो बेसिकली जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई का एक टुकड़ा, मैं बोलूँगी पूरा सच तो आप दे भी नहीं पाएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप दुखी नहीं हैं, मैं भी दुखी हूँ, हम सब दुखी हैं और हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तो वहीदा रहमान को ये पता होता है कि वो एक्चुअली उनकी उम्र भी ऐसी होती है, वो बहुत यंग होती हैं और अट्रैक्शन बहुत जाहिर सी बात है कि उनको ये पता होता है कि मैं फेक नहीं कर पाऊंगी। और उससे पहले उनकी क्या स्टोरी होती है कि उससे पहले वो सिमिलरली एक पेशेंट को हील कर चुकी होती हैं जिनका नाम था धर्मेंद्र, जो धर्मेंद्र होते हैं। तो धर्मेंद्र को वो हील करती हैं और धर्मेंद्र को हील करते करते उनको धर्मेंद्र से प्यार हो जाता है और जैसे ही धर्मेंद्र ठीक होते हैं वो भूल जाते हैं वहीदा रहमान को। और उनकी जो
गर्लफ्रेंड होती हैं, जो उनकी माशूका होती हैं, वो वापस आ जाती हैं, उनको अपनी गलती का तब तक एहसास हो जाता है और धर्मेंद्र खुशी खुशी हैप्पी फैमिली अपना बसाने चले जाते हैं। तो ये ऑलरेडी इस हर्ट में होती हैं और फिर राजेश खन्ना आ जाते हैं इनकी जिंदगी में। अब इनको पता होता है कि अब किसको धोखा मिला, वहीदा रहमान को दोबारा एक धोखा मिल चुका है। अब उनको बोला जा रहा है कि राजेश खन्ना के साथ आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, इसको सच्चे प्यार की जरूरत है, इसको सच्चा प्यार मिल गया, ठीक हो जाएगा। और जैसे ही राजेश खन्ना के साथ वो ये एक्टिंग करती हैं, और ऑफ कोर्स इस बार वो समझदार होती हैं, इनको उनसे कोई प्यार व्यार नहीं होता, पर ये अब इसी सेम बीमारी की शिकार हो जाती हैं और राजेश खन्ना को सचमुच इनसे प्यार हो गया। तो मूवी जब एंड होती है तो ये होता है कि राजेश खन्ना बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम ठीक हो जाओ, और इनको ये बीमारी हो गई है जिससे उन्होंने धर्मेंद्र और राजेश खन्ना दोनों को ठीक किया। तो मैं इस मूवी का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि सच्चाई और अच्छाई, जो अच्छे और सेंसिटिव लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो अच्छे सेंसिटिव और वीक लोग हैं, जिनको जिंदगी से हम लड़ना नहीं सिखाते, जिनको हम ना बोलना नहीं सिखाते, जिनको हम ये बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तुम जी लो दूसरे को, पहले तुम खुद तो जी लो, फिर तुम दूसरे का हाल पूछ लेना, मुझे लगता है वो सारे लोग, सच में वो सारे लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एक और कैटेगरी है जो कैटेगरी इंडियंस को समझ में आएगी, जो कैटेगरी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को समझ में आएगी, जहाँ पे आप को पूरी दुनिया चिक चिक के बता रही है, क्योंकि आप तो चले गए, आप तो आ नहीं सकते, तो जहाँ पे पूरी दुनिया चिक चिक के ये कहती है कि ये सुसाइड था, विकिपीडिया भी अपडेट हो जाता है। पहले तो उसको बहुत ही ग्लैमराइज किया जाता है, जितने लोग उस पर फुटेज ले सकते हैं, जितने लोग उस पर अपनी रोटी सेक सकते हैं सेक लेते हैं, और एंड में जब उनके परिवार के लोग, खासकर उनकी बहनें, क्योंकि हमारे भारत देश में ये कहा जाता है कि जो बड़ी बहन होती है उसको माँ का दर्जा दिया गया है, तो ठीक है मान लिया कि उनकी माँ नहीं थी जब उनका देहांत हुआ, तो उनकी बड़ी बहनों ने ये बार बार कहा है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया, और फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात नहीं करूँगी, मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँगी जिन्होंने सुसाइड नहीं किया पर उसको हंसी इसलिए आ रही है कि हम फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया पर हमने उनको सुसाइड का दर्जा दे दिया। और जब हम उन लोगों को, जो कि मैं बोलूँ कि जैसे कि हम किसी क्रिमिनल के बारे में बोलते हैं कि उसको क्रिमिनल मत बोलो अनटिल प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो सेम फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड लाइक्स कि अनटिल प्रूवन सुसाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आप उसको प्लीज़ सुसाइड मत बोलिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम करते हैं कि हम जो झोल करते हैं, मर्डर को सुसाइड कर देते हैं, घर की इज्जत बचाने के लिए हार्ट अटैक बता देते हैं, सुसाइड नहीं बताते, बहुत कुछ करते हैं हम, ये जो झोल करते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है इंडिया में कि सुसाइड करने वालों की कोई पूछ ही नहीं है। और एक कहावत है जिसमें हम कहते हैं कि चलो कहावत तो नहीं, मैं उसका क्रक्स बता देती हूँ कि वीक होते हैं वो लोग जो सुसाइड करते हैं। मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, वीक नहीं होते हैं, मैं बोलूँगी कि वो बहुत सोचते हैं कि अगर कोई बेटी परेशान है अपने मैरिड लाइफ में या उसको उस काबिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले का जो कल्चर था कि सारा जो आपका धन होता था, आपको पता होता था कि बेटी को दहेज तो दे देंगे, पर एक बार दहेज दे के शादी कर दिया और उसको विदा कर दिया तो वो वापस इस चौखट में उसकी अर्थी ही मतलब वो आएगी नहीं, और उसकी अर्थी उस चौखट से उठेगी जहाँ उसको ब्याह दिया गया है। तो ये जो जिस पे हम बोस्ट करते हैं अपने कल्चर पे कि बंदियाँ जो अपने मैरिड लाइफ को बहुत बढ़िया बताती हैं, तो वो ये बोस्ट करती हैं कि मेरी तो इस चौखट से अर्थी ही उठेगी, मेरी तो इस चौखट से अर्थी ही उठेगी। तो आप ये जो अर्थी उठाते उठाते खुद की अर्थी उठा देते हैं कई बार लोग, पर छोड़ के नहीं जाते। तो मैं इस दकियानूसी कल्चर का रीति रिवाज का खंडन करती हूँ
और मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि ये जो हमारे कल्चर में ये जो डबल स्टैंडर्ड लिप्त है कि जब बहुएं सूली चढ़ जाती हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एक बेटी को सूली चढ़ा के देखिए आप, कितना फ़र्क पड़ता है उनको। तो ये जो कल्चर है हमारा कि ना मर जाना है पर हिलना नहीं है, और जो सारा धन हम बेटी को, मतलब चलो बेटी को दहेज तो दिया, और बेटे को जो पढ़ाने में जो धन लगा देते थे, वो जो धन जो बेटी को दहेज में दिया, वो उसको अगर पढ़ाने में, चाहे तो मैं बोलूँ डोनेशन के कॉलेज से पढ़ा दो, बेटों को तो पढ़ाते ही हो, तो अगर वो पढ़ा देते और बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती और आप बोलते कि चलो तुम नौकरी करो, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, बेटियां इतना सुसाइड नहीं करती। और मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे बंदियों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मुझे इतने लोग जब कॉल करते हैं, 21 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है और उस दिन ऑफ कोर्स मैं बिना सुशांत सिंह राजपूत को याद किए मेरा वो दिन नहीं गुजरता, पर जब मुझे बंदियाँ, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो होता है जो मुझे बर्थडे में मिलता है कि जब लोग मुझे कॉल करते हैं इधर से उधर से या मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं कि प्रीति तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो एक और बात का वैलिडेशन मुझे मिलता है कि 21 जनवरी वालों को मारना पड़ेगा, खुद तो नहीं मरेंगे, तो सुशांत सिंह राजपूत को तो मारना ही पड़ा होगा, चाहे साम दाम दंड भेद से। दूसरी बात जो जिसका मुझे एहसास होता है कि जब एक बंदी को कॉम्प्लीमेंट देती है ना, वो इतने दिल से देती है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो, हम क्यों नहीं है इतने स्ट्रांग, तो मुझे ये एहसास होता है कि सच में हम क्यों पिछड़े रह गए, क्योंकि हमारे देश की बेटियां कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें ना, कुछ भी कमाल कर लें, उनको जो ये डाल दिया जाता है ना कि तेरा अस्तित्व तो किसी बंदे से ही होकर निकलेगा, है ना, किसी बंदे की हामी पे ही चलेगा, चाहे वो बाप हो या बेटा हो या वो पति हो या कुछ भी हो। तो वहाँ पे सुसाइड करना आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल हो जाता है, क्योंकि आप मर रहे हो, पति नहीं सुन रहा, पिता बोल रहा है कि तेरी तो अर्थी अब उसी घर से निकलेगी, भाई अपनी दुनिया में बिजी है, और वो लड़की एक सेकंड के अंदर जब उस पर दुख आता है तो वो सब सोच लेती है, राइट। और हम इतने डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि हम इतना बोस्ट करते, चेरिश करते हैं कि यार देखो मेरी मैरिड लाइफ बढ़िया है, या किसी का अगर डिवोर्स हो जाता है तो हम उसको चाय के कप के, मेरे पास भी पड़ी है, चाय की एक चुस्की के साथ हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जज कर लेते हैं, और जज करके हम उसको कह देते हैं कि यार थोड़ा सा सहनशीलता होता तो निभा लेती। लड़के को कभी सुना है बोलते हुए कि थोड़ा सा सहनशीलता होता तो निभा लेता? तो ये सुसाइड का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है इंडिया में। और सुसाइड भी होता है, ऑफ कोर्स मर्डर भी होता है, और बाकी मानसिक स्थिति मैं मानती हूँ कि लोग वीक नहीं होते, पर जब हम हर केस में वीकनेस नहीं होता, मैं बोलूँगी कि सुसाइड करने के लिए बहुत दम चाहिए। कोई मुझे अभी बोले कि कूद जाओ ऊपर से, मुझे बहुत दम लगेगा। फिर एक और हम क्या करते हैं, मेंटल इलनेस का चोला पहना देते हैं कि उस इंसान को ना ज़रूर कोई मानसिक प्रॉब्लम रही होगी। अरे भाई तुम इतना टॉर्चर करोगे, इतना जज करोगे कि जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं दुखी हूँ, आज सुबह जब मैंने सुसाइड का अपना फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड बनाया तो बहुत आसान था मेरे लिए बनाना। क्यों? क्योंकि ना मुझे मेकअप करना, ना मुझे फाउंडेशन लगाना, ना मुझे हंसना, ना मुझे खुश लगना, मुझे तो रोतलू सा बन के वो एपिसोड बना लेना था, राइट। वरना लोग मुझे जज करते हैं कि इस एपिसोड में तुम इतनी अच्छी क्यों लग रही हो। पर मजाल है कि मैं मोटी हो जाऊं और मैं खुश रहूं, लोग मुझे एक सेकंड में जज कर देंगे। मजाल है मेरा नाक टेढ़ा हो जाए, मजाल है मेरे बाल सफ़ेद हो जाए, नहीं, पीपल विल जज मी, राइट। तो अगर आप खुश हैं और जी रहे हैं तो लोग आपको इतना जज करेंगे, आपके मैरिटल स्टेटस को जज करेंगे, आपके प्रोफेशन को जज करेंगे, पैसे को, रुपए को आपको इस तरीके से जज किया जाएगा। अगर आप की शादी होगी, आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपको जज किया जाएगा। तो इतना जज किया जाएगा कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा, और आप क्या करेंगे, आप सुसाइड कर लेंगे।
आप बोलेंगे इतना टॉर्चर से तो बढ़िया ना मैं कूद जाऊँ या टंग जाऊँ। फिर एक और सिनेरियो मुझे याद आता है, क्योंकि पिछले साल हमारी सोसाइटी में भी हुआ और बहुत जगह हुआ कि बूढ़े डैड्स ने सुसाइड किया। तो मुझे लगता है वो जो बर्डन वाली फीलिंग आती है बूढ़े माँ बाप में कि बेटे को तो पढ़ा लिखा दिया और सोचा था कि बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी तो बेबस है, शादी कर दी, नौकरी कर नहीं रही है, तो पति से कैसे पैसे मांग मांग के माँ बाप को सपोर्ट करेगी। और बेटा और बहू सोचो विदेश सेटल हो गए हैं, जो कि इस सिनेरियो में था कि सोचो बेटा और बहू विदेश सेटल हो गए हैं और बेटा और बहू ज़्यादा आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, कुछ रहा होगा। और माँ बाप को बर्डन सम फील हुआ कि भाई हम तो बर्डन बन गए, बोझ बन गए इनके लिए। या हम दिवाली कैसे मनाएं, या हम होली कैसे मनाएं, हम लड्डू कैसे बनाएं, हम तो लड्डू बना रहे हैं तो बेटे की याद आ रही है, पुआ बना रहे हैं तो बेटी की याद आ रही है, मल्टीपल थिंग्स। और उस बर्डन वाली फीलिंग के बाद पेरेंट्स को लगता है एक एज के बाद कि हम जी भी क्यों रहे हैं। और जिस इंसान ने ज़िंदगी भर बहुत ही स्वाभिमान से ज़िंदगी गुजारा हो ना, उसको लगता है कि ये क्या वक्त पलटा कि मैं तो अब बोझ बन के रह गया हूँ, तो चलो मैं काम करता हूँ, एक उपकार करता हूँ कि मैं इस बोझ को ही ख़त्म करता हूँ। और वो अंकल कूद गए ऊपर से। तो ये मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है। और हिंदी में जो भी पॉडकास्ट एपिसोड बनाऊंगी सुसाइड पे, वो टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडिया एक भावुक देश है और उसका टॉपिक दुनिया के टॉपिक से थोड़ा सा अलग होगा कि क्यों लोग करते हैं और क्या लोग करते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट एपिसोड को लंबा नहीं खींचना चाहती, पर मैं वापस आऊँगी अपने थर्ड पॉडकास्ट एपिसोड के साथ, और शायद वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि मैंने अब सोचा है कि एक इंग्लिश एक हिंदी, एक इंग्लिश एक हिंदी सही रहेगा। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट को सुनकर कोई भी मन में ख्याल आता है या विचार आता है, तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ईमेल कर सकते हैं PRRITI@blinkofaneye.in पर, BLINKOFANEYE.in पर। तब तक के लिए शब्बा खैर।